नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। VCN के संस्थापक स्वर्गीय धीरज भाऊ जायसवाल की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। इरविन में मरीजों को किया गया अन्नदान। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कचहरी पर आत्मदाह का प्रयास। घाट लावती में मीटर रीडिंग लेने के बावजूद अनुमानित बिल भेजने वाली रीडिंग एजेंसी के खिलाफ शिकायत का आश्वासन। नागपुर के प्लाट डेवलपर संचालक ने की अमरावती के अनेकों निवेशकों से करोड़ों की ठगी। बारिश के दौरान नैसर्गिक आपदा का मुकाबला करने मनपा का दमकल विभाग सज्ज। और खोलापुरी गेट के तालाबपुरा से महावितरण का सामान चुराते एक युवक पकड़ा गया। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। विदर्भ केबल नेटवर्क संस्थापक दिवंगत धीरज भाऊ जायसवाल का पिछले 4 जून 2016 को हुई सड़क हादसे के दौरान दुखद निधन हुआ था। स्वर्गीय धीरज भाऊ जायसवाल ने विदर्भ की जनता के मनोरंजन एवं विदर्भ से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर घर घर तक पहुंचाने के लिए विदर्भ केबल नेटवर्क नामक एक छोटा सा पौधा लगाया था, जो आज एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले चुका है। VCN न्यूज़, VCN मूवी, VCN उर्दू, VCN मराठी, VCN भक्ति नामक शाखाएं इसकी शाखाएं है। VCN के जरिए ही स्वर्गीय धीरज भाऊ ने VCN परिवार की स्थापना की थी। बता दें कि धीरज भाऊ शहीद भगत सिंह की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे। अपने मिलनसार स्वभाव के चलते आम जनता के मन में अपनी जगह बनाई थी। विगत 2016 के 4 जून को चैनल विस्तार हेतु अकोला जाने के दौरान हुए सड़क हादसे में धीरज भाऊ का दुखद निधन हुआ था। इससे पहले दिवंगत धीरज भाऊ ने प्रहार संगठन के लिए अमरावती शहर में अपना भरपूर योगदान करते हुए शहर में प्रहार को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी और वे VCN के वटवृक्ष को छोड़ चले गए। उनके निधन की खबर मिलते ही जहां उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा था, तो उनके हजारों समर्थकों में मायूसी छा गई थी। सोमवार को स्वर्गीय धीरज भाऊ के पुण्य स्मरण पर VCN परिवार की ओर से जिला सामान्य अस्पताल के मरीजों व अन्य गरीबों को अन्नदान किया गया। पश्चात इरविन चौक स्थित शहीद स्तंभ के शहीदों के प्रतिमाओं को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आज स्वर्गीय धीरज भाऊ के सपनों को पूरा करने के लिए VCN परिवार प्रयासरत है। VCN परिवार की ओर से स्वर्गीय धीरज भाऊ जायसवाल को विनम्र श्रद्धांजलि।
यहाँ उनके सम्मान में, उनके यादों में उत्सव पे मनाने जा रहे हैं। 2 साल पहले यही दिन हम सब पे एक काला दिन बनकर आया था। धीरज भाऊ जायसवाल का इसी दिन मतलब 4 तारीख को ही उनको स्वर्गवास हुआ था। तो ईसीएन परिवार, जायसवाल परिवार को इसमें से उभरने की भगवान उनको शक्ति दे। हम उनके यादों को ताज़ा करने के लिए विपिन चौक पे आए हैं। हर साल धीरज भाऊ यहाँ पे विपिन चौक पे दीपावली के शुभ पे विपिन चौक पे आने के बाद में रंग रंगोती यहाँ पे मनाते थे। दिवाली भगत सिंह, राजगुरु इनके साथ यहाँ पे मनाया करते थे हर साल। उनके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे मतलब उनकी यादें ताज़ा करने के लिए आए हैं। भगवान उनके आत्मा को शांती दे। चांगले मेन कार्यकर्ता होते, त्यांनी ईसीएनचे पूर्ण एक सिस्टम उभं केलेलं आहे आणि अमरावतीपर्यंत नागपूर अकोला वगैरेपर्यंत आमचं ईसीएनचं नेटवर्क आहे. त्याचा हा पूर्ण आमचा ईसीएनचा एक परिवार आहे. पूर्ण परिवार धीरज भाऊंनी निघून गेले आम्हाला, तरी पण हा परिवार पूर्ण एकत्र आहे. तसेच आज त्यांची पुण्यतिथी आपल्या घरात झाली. आज आम्ही विपिन चौकात तिथे झालेलो आहे. तुम्ही एक उभं केलेलं होतं. त्यांची खूप एक मनापासून इच्छा होती की हिरेन चौकामध्ये बा आपला एक त्यांचा भगत सिंगचा पुतळा असावा, पण त्यांचे ते भावना ते पूर्ण त्यांचे तसंच राहिलं. नाही तर ते आज असते तिथं भगत सिंगचा चांगला मोठा पुतळा ते खूप झाला. पूरे राज्य के किसान विविध समस्याओं के चलते सदमे में हैं। सरकार ने उनकी तुअर की खरीदी बंद की और तो और बेचे गए तुअर के दाम भी किसानों को अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। किसान को देश का पोशिंदा कहा जाता है। यह पोशिंदा अब रास्ते पर उतरकर सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर राज्य के किसान 1 जून से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर अमरावती कांग्रेस भी रास्ते पर उतरी है। सोमवार 4 जून को अमरावती कांग्रेस ने जिलाधीश कार्यालय पर आत्मदाह आंदोलन किया। इस समय सरकार का जमकर विरोध कर घोषणाएं दी गई। इस आंदोलन दरमियान विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक वीरेंद्र जगताप, जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडाने सह कुछ पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने आंग पर पेट्रोल घासलेट डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तुरंत पुलिस ने हरकत में आकर सभी को गिरफ्तार किया। कार्यकर्ताओं ने इसका भी विरोध किया और किसानों की तुअर खरीदी और उनके फसल को उचित दाम मिलने की घोषणाएं दी गई। सभी गिरफ्तार कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा वसंत हाल ले जाया गया। कांग्रेस के इस आंदोलन से जिला कचहरी के सामने यातायात काफी प्रभावित हुई थी। देखो, आंदोलन का विषय किसानों का हित का था। यहाँ पे आप सभी को मालूम है अवस्था क्या है। यहाँ पे धान के पैसे मिल नहीं रहे, तूर के, चने के, हरभरे के, पीक बीमा के, बोंडड़ी के, किसी चीज़ के पैसे सरकार दे नहीं रही है। यहाँ पीक बीमा सिर्फ रिलायंस के फायदे का है। यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड की है कि हमको आर्टिफिशियल गोदाम तो भी दे, वो भी हमारी मांगे पूरी कर नहीं रही है सरकार। यहाँ पे हम लोग सभी किसान बहन भाई यहाँ पे है और सरकार का निषेध करने, सरकार की पॉलिसी का निषेध करने 4-4.5 साल सरकार को हो गए, अभी तक सरकार की आंखें खुली नहीं है और मुखी अंधी बहरी सरकार है। इस सरकार को अगवा करने के लिए, जागा करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए। मूर्तिजापुर से दर्यापुर की ओर आ रहे दुपहिया वाहन चालक का
अपनी वाहन से नियंत्रण छूटने से गंभीर हादसा हुआ। मातर गांव के प्रभुदास नाइक, अंजन गांव के नथुजी वंजारी और नारायण इंगले, ये तीनों रविवार को शाम 5 बजे के दरमियान दरियापुर की ओर आ रहे थे, लेकिन शीतल गैस एजेंसी के पास चालक का नियंत्रण छूटने से दोपहिया स्लिप हो गई और तीनों नीचे गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना तालुका प्रमुख गोपाल अरबट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जख्मियों को एक निजी अस्पताल में दाखिल किया, जहां पर उन पर इलाज जारी है। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होली की है रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से शहर के व्यस्ततम इतवारा बाजार तथा नागपुरी गेट थाना क्षेत्र सिंधी लाइन परिसर में हुई बैग झपटमारी की वारदातों से व्यवसायियों में खौफ का वातावरण व्याप्त हुआ है। बताया जाता है कि अज्ञात बैग झपटमारों द्वारा की गई झपटमारी की वारदातों की शिकायत को लेकर कुछ व्यवसायी पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर निवेदन भी सौंप चुके हैं, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने नागपुरी गेट पुलिस को इन वारदातों को देखते हुए सिंधी लाइन से टांगा पड़ाव परिसर में पुलिस गश्त बढ़ाने और ऐसे अज्ञात झपटमारों को तत्काल हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। नागपुरी गेट पुलिस ने बीते रविवार को सिंधी लाइन से चांदनी चौक तक भरने वाले भंगार बाजार से 7 जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार दिलीप चौहान के मार्गदर्शन में उनके सहकर्मियों ने की। खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल परिसर के सतर्क नागरिकों ने सोमवार को एक वृद्ध चोर को धर दबोचा, जो महावितरण के ठेके की गाड़ी में रखे गए सामानों को चुराने का प्रयास कर रहा था। हिरासत में लिए गए चोर का नाम विट्ठल कलाने बताया गया है, जो माता खिड़की परिसर का निवासी बताया जा रहा है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के तालापुरा स्थित मार्ग पर एक टाटा एस वाहन खड़ा था, जिसमें महावितरण कंपनी के आवश्यक सामान रखे थे। बताया जाता है कि आरोपी विट्ठल कला ने पहले इस वाहन के आसपास घूमकर नज़ारे को भांपता रहा और यह दर्शाते हुए कि वह इसी वाहन से जुड़े सामानों का जिम्मेदार है, ऐसा दिखाते हुए वाहन में रखे सामान उठाकर ले जाने लगा, जिस पर पास में ही खड़े ठेकेदार के कर्मियों की नज़र पड़ते ही उसे पकड़ा गया और घटना की सूचना खोलापुरी गेट पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने विट्ठल को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। सोमवार की दोपहर विट्ठल कलाने को पुलिस कस्टडी हेतु कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके पश्चात विट्ठल कलाने से चोरी के और मामले खुलासे होने की संभावना है। आगे की जांच खोलापुरी गेट पुलिस कर रही है। बड़े ही थाटबाट से शहर के मोर्सी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में आयोजित प्रॉपर्टी शो के बहाने नागपुर के रेवती एसोसिएटेड के संचालक सुहास मौर्य द्वारा शहर के अनेक निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इन पीड़ित परिवारों में से एक रुक्मिणी नगर निवासी डॉक्टर विवेक देशमुख की शिकायत पर रेवती एसोसिएटेड के संचालक सुहास मौर्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब शहर के अनेक निवेशकों से ठगबाजी की गई हो। इससे पहले भी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी, वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट, श्री सूर्या इन्वेस्टमेंट तथा पेन कार्ड जैसी कंपनियों की ओर से मन लुभावन योजनाओं का झांसा देकर निवेशकों की करोड़ों की रकम पर ठगबाजी किए जाने की पुलिस में शिकायतें दर्ज है। रेवती एसोसिएटेड द्वारा ठगबाजी को लेकर डॉक्टर विवेक देशमुख का आरोप है कि विगत 5 नवंबर 2012 को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में एक भव्य प्रॉपर्टी शो का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर विवेक देशमुख व उनके परिजनों ने रेवती एसोसिएटेड द्वारा बताए गए नागपुर जिले के बाजारगांव कवरस स्थित 1900 वर्ग फीट प्लाट की बुकिंग कर 2900 रुपये की रसीद ली तथा उसी दिन 13,500 रुपये भी जमा किए। डॉक्टर विवेक देशमुख का कहना है कि कवरस स्थित उस प्लाट की कीमत 2,90,690 रुपये होनी थी, जिसके एवज में
प्रति माह 3,000 रुपये की किस्त देना मंजूर किया गया था। डॉक्टर देशमुख प्रति माह धनादेश के जरिए किस्त की अदायगी करते। इस बीच रेवती एसोसिएटेड के सुहास मौर्य द्वारा भेजे गए कर्मचारी को डॉक्टर देशमुख ने नकद भुगतान करने की बात भी कही है। संपूर्ण भुगतान होने पर जब डॉक्टर विवेक देशमुख ने उनके प्लाट की रजिस्ट्री करने की बात कही तो संचालक सुहास मौर्य ने तकनीकी समस्या बताकर रजिस्ट्री से इनकार किया और 6% से राशि लौटाने की बात कहकर धनादेश भी दिए, जो बैंकों द्वारा अनादरित हुए। दिनांक 5/11/12 सांस्कृतिक भवन इथे प्रॉपर्टी शो झाला होता आणि तो प्रॉपर्टी शो रेवती असोसिएशन सुहास मोरे नागपूर यांच्या मार्फत, तर त्या ठिकाणी आम्ही एक प्लॉट बुक केला। तो प्लॉट होता 1900 आहे। पहिल्यांदा ते बुकिंगच्या वेळेस आम्ही 2900 रुपये अधिक 13,000 रुपये भरलेले आहे। आम्ही 5/11/2012 रेवती असोसिएट नागपूरवरनं कवडस येथे 1900 स्क्वेअर फूट प्लॉट घेतलेला होता। त्याची आमची 3,000 रुपये इन्स्टॉलमेंट ठरलेली होती। त्याप्रमाणे आम्ही पूर्ण इन्स्टॉलमेंट भरल्या। आम्ही आतापर्यंत 2,89,000 नियर अबाउट पैसे त्याला दिलेले आहे। तो आम्हाला खरेदी करून देतो म्हणाला, पण त्यांनी खरेदी करून दिलेली नाही। शेवटी आम्ही त्याला पैसे मागितले तर त्याने आम्हाला चेक दिलेला आहे आणि चेक 3 वेळा आम्ही बँकेमध्ये टाकलेला आहे। तो बाउंस झालेला आहे आणि आम्हाला अजून काही पैसे त्याचे मिळालेले नाही। डॉक्टर विवेक देशमुख ने बताया कि उनके वकील द्वारा सुहास मौर्य के कार्यालयीन पते पर भेजा गया नोटिस भी बैरंग लौटाया गया है, जिसमें सुहास मौर्य का कार्यालय बंद बताया गया है। आखिरकार थक हार कर डॉक्टर विवेक देशमुख ने उनके साथ हुई ठगबाजी की शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई है। डॉक्टर विवेक की साली सुषमा ने भी इसी दौरान 1500 वर्ग फीट का प्लाट बुक कराते हुए 2,000 की रसीद ली और प्रतिमाह 2,000 के हिसाब से 1,88,370 रुपये धनादेश के जरिए अदा किए। उन्हें भी सुहास मौर्य ने पैसे लौटाने की बात कहकर जो धनादेश दिए हैं वह बैंकों में अनादरित हो चुके हैं। मी सुहास मोरेकडनं नागपूरचे सुहास मोरे त्यांच्याकडनं प्लॉट घेतलेला आहे आणि सगळी रक्कम जमा केली होती, पण त्यांनी आम्हाला प्लॉट खरेदी करून दिलेला नाही आणि काही वेळेस त्याची मिसेस आणि तो घरी पण पैसे घ्यायसाठी येत होते। आम्ही बँकेच्या मार्फत सगळे पैसे जमा केलेले आहे। 2,000ची वगैरे इन्स्टॉलमेंट राहायची आमची। 1,88,370 रुपयाचा त्यांनी चेक दिला। 3 वेळा चेक बँकेत पण टाकला, बँकेतून 3ही वेळा बाउन्स झाला। आमचे 300 रुपये कटले सुद्धा आणि आम्ही फेजापुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केलेली आहे, पण यावर काहीच तोडगा निघालेला नाही। तो आणि त्याची मिसेस तसेच 1-2 वेळा इतर व्यक्तीला सुद्धा त्यांनी घरी पाठवलेलं आहे पैसे घ्यायसाठी। यावर काहीतरी तोडगा निघावा अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग,
लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलँड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। चांदूर बाजार तहसील के ग्राम घाटलाड़की सेंटर अंतर्गत तुषार रवाड़े और हरिदास रवाड़े नामक ग्राहकों के बिजली मीटर रीडिंग गलत तरीके से लेकर उन्हें अनुमानित बिजली देयक दिया जा रहा है। इस संदर्भ में इन ग्राहकों ने चांदूर बाजार उप कार्यकारी अभियंता को शिकायत सौंपी है। प्रभारी उप कार्यकारी अभियंता विपुल बनवरे ने इसकी तत्काल दखल लेकर संबंधित जूनियर इंजीनियर को ग्राहकों के मीटर का रीडिंग करने के निर्देश दिए हैं और कुछ गड़बड़ी सामने आने पर मीटर रीडिंग एजेंसी पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। आम्ही मागच्या वर्षी सर्व इकडे मोहीम राबवलेली आहे। चांदूर बाजार तालुक्यामध्ये सर्व वीज ग्राहक आहेत ज्यांना त्यांचे मोबाईल नंबर रजिस्ट्रेशन करायला लावलेले आहे। त्यामुळे सर्व संबंधित वीज ग्राहकांना मोबाईलवर प्रत्येक महिन्याचं बिलिंग झाल्याबरोबर त्यांना त्यांचं अमाऊंट किती रुपयाचं बिल आहे हे त्यांना येते। त्यामुळे ह्या जो याच्या अगोदर प्रॉब्लेम होता की बिल हार्ड कॉपी आम्हाला मिळत नाही, तर त्याच्याचकरता ही महावितरणने ती मोहीम राबवलेली होती आणि 90% आपल्या चांदूर बाजारामध्ये मोबाईल नंबर बिलावर अपडेट झालेले आहे। संबंधित शाखा अभियंता घाटलाड़की वितरण केंद्र यांना स्थळ परीक्षण अहवाल सदर कंप्लेंटबद्दल आम्ही मागवलेला आहे। त्यांचा जसा स्थळ परीक्षण अहवाल येईल त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचं बिल दुरुस्त करून देऊ। त्याचप्रमाणे 100% मीटरचे रीडिंग घेण्याचे आदेश संबंधित एजन्सीला देण्यात आलेले आहेत। तर तशा प्रकारचे जर कंप्लेंट्स देत असेल तर आम्ही त्याच्यावर निश्चितच कारवाई करू। अचलपुर तहसील अंतर्गत कुष्टा बुजुर्ग ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ब घरकुल की यादी 2 साल से मैपिंग नहीं की गई। इन 2 सालों में ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित कार्यालय से पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस गांव का मैपिंग नहीं हुआ है। इस वजह से कुष्टा बुजुर्ग के लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से वंचित रह गए। संबंधित कार्यालय के कर्मचारी व अधिकारियों को निलंबन की मांग को लेकर कुष्टा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सदस्य जिला परिषद के प्रांगण में 4 जून से अनशन कर रहे हैं। उनकी मांगे पूरी होने तक अनशन शुरू रहने की जानकारी कुष्टा बुजुर्ग के आनंदराव गायकवाड ने दी है। पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जे मॅपिंग करण्याची जी पद्धत असते जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ते आज 2.5 वर्षापासून आमचं गाव मॅपिंग झालेलं नाही आहे। त्यामुळे आमच्या गावातील 108 लाभार्थी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलापासून वंचित आहे। 13 लोक सध्या उपाशी बाकी सोबत आहेत। जलगांव जामोद तहसील के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 4 जून को तालुका अध्यक्ष अर्जुन घोलप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ADB, सेंट्रल बैंक तथा विदर्भ कोकण बैंक अधिकारियों से मुलाकात कर किसानों की समस्या के बारे में चर्चा की। पहले बताना नहीं चाहिए कि आपको आगे का भविष्य उस पर डिपेंड है। गलती आपके लिए छोटी सी होगी लेकिन उसके लिए उतना क्लियर होगा। अभी आगे आपने कुछ नया करने का नए से शुरुआत आपको मालूम है फार्मर है कि आज पूरी कंडीशन क्या है, वो आज उसके बाद में इतना पैसा नहीं वो खेती में डाल सके और नए सिरे से उसकी जिंदगी शुरू कर सके। आपकी एक वैसा कि आपका क्लियर होगा तो उसके भरोसा रहेगा ना कि मेरा क्लियर होगा। अभी मेरे को नए से शुरू करना है वो तो आज परेशान है। यहाँ आपके सामने मौजूद है, यहाँ पासबुक करा दूंगा। इनको बताया गया है कि आपका क्लियर होगा, आज नहीं बोल। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आपकी बैंक द्वारा फसल कर्ज वितरित किया जाता है। खरीफ मौसम 2017 को केंद्र और राज्य शासन के गलत नीतियों के चलते फसल कर्ज वितरित किया गया था। गत वर्ष खरीफ तथा रब्बी मौसम में निसर्ग की कृपा कम बारिश के कारण खेत का उत्पन्न कम के बराबर हुआ। लगातार नुकसान होने से किसान बुरी तरह टूट चुके हैं, जिसके कारण उसके सामने जीवन खत्म करने के बगैर कोई रास्ता ही नहीं बचा। किसान आत्महत्या रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना अंतर्गत 1.5 लाख कर्ज माफी मंजूर की।
लेकिन बड़ी संख्या में कर्ज माफ़ी का लाभ अभी तक नहीं मिल सका। फसल कर्ज धारकों को बैंक द्वारा नील के दाखले, ब्याज अंतर की राशि, तुम्हारे पैसे वापस गए, ऐसी कई कारणों से किसानों का अमानवीय पद्धत बर्ताव कर उन्हें बैंक द्वारा आर्थिक और मानसिक परेशान किया जा रहा है। किसानों ने तमाम कागजात दिए जाने के बावजूद भी किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस द्वारा इन किसानों की समस्या हल करने की विनती की गई। इस अवसर पर प्रसन्नजीत पाटिल, ज्योति ढोकने, स्वाति वाकेकर, लता तायडे, वकील खान, सलीम खान, हुसैन खान, जय ढोकने, ज्ञानेश वानखडे, फारूक खान, इनुस खान आदि सह असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जलगांव जामुद से हमारे संवाददाता फारूक सर की ये रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मनपा प्रशासन की ओर से बारिश के दौरान होने वाली नैसर्गिक आपदाओं हेतु दमकल विभाग की पूरी टीम सज्ज हो चुकी है। विभाग प्रमुख भारत चौहान ने बताया कि विगत 2 बार की बारिश में मनपा क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में पेड़ धराशायी हुए हैं, जिसे दमकल विभाग की टीम ने वुड कटर मशीन के जरिए काटते हुए बाधित कार्य सुचारू किया है। बीते रविवार की तेज बारिश और हवाओं के चलते सातुरना में धराशायी वृक्ष को दमकल कर्मियों की टीम ने मशीन से काटकर संबंधित मकान से बाहर निकाला। तो वहीं उन्होंने बताया है कि बारिश के दौरान उनकी टीम के साथ ही यहाँ के कौन से वाहन किस अप्रत्याशित घटना के समय उपयोग में लाए जाते हैं, इस पर जानकारी दी। रोड पर वापस लाते हैं, गाड़ी अगर पलट गई तो उसको सीधा करने के लिए ये गाड़ी का उपयोग होता है। साथ ही इसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था है। उसके अलावा वो बाजू में है, वो भी रेस्क्यू वैन है। इस तरह से आपातकालीन ये कक्ष में अगर कहीं पर पानी जमा हो जाए उसके लिए हमारे पास पोर्टेबल पंप है। अगर झाड़ गिर जाए घर पर या रास्ता जाम हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कटर मशीन है, स्वयं चलित पेट्रोल पर चलने वाली कटर मशीन है। उसके अलावा और भी अगर पानी जमा हो गया जहाँ पर ऐसे औजार काम में नहीं आते, हमारे पास हमारी टीम के जवान, रेस्क्यू टीम के जवान कुदाली पावड़ा लेकर नाली निकालकर उस पानी को, जमा हुए पानी को बाहर निकालने का रास्ता खोजते हैं और किसी को तकलीफ ना हो ऐसे हम उसकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये रेस्क्यू वैन है, ये मल्टी यूटिलिटी वाहन है। इसमें 11 तरह के फंक्शन है। ये फायर फाइटिंग के भी काम में आता है। कुएं का डी वाटरिंग भी, पानी को जो गंदा पानी है उसको निकालता है। ये एक्यूप्रेशर के जरिए गंदा और गटर का पानी भी खींचकर बाहर फेंकता है। उसके अलावा कुएं में जो गाल जमा होता है उसको भी ये निकाल कर बाहर फेंकता है। तो इस तरह के सारे यंत्र हमारे यहाँ मौजूद है और हम आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारी बारिश के दौरान नालों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण होती है। इस दौरान दमकल विभाग को मनपा प्रशासन की ओर से 2 नाव उपलब्ध कराई गई है। विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए दमकल कर्मियों को जिलाधीश तथा निगम आयुक्त की मौजूदगी में छतरी तालाब में 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले महीने के 28 तारीख को हमने छतरी तालाब पर हमारे जो बोट्स है, हमने हमारे आपातकालीन कक्ष ने वहां पर सराव किया, प्रशिक्षण किया कि मुसीबत में फंसे लोगों को मुसीबत से सुरक्षित जगह किस तरह से लेकर जाए। इसके लिए हमने प्रशिक्षण लिया। उस प्रशिक्षण में हमारे महानगर पालिका के आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, साथ ही साथ शहर के आमदार माननीय रवि भाऊ राणा साहब भी मौजूद थे और भी हमारे महानगर पालिका के अधिकारी लोग मौजूद थे। उन सब के बीच में हमने प्रशिक्षण लिया। फिलहाल दमकल विभाग में 60 कर्मचारियों की टीम किसी भी नैसर्गिक आपदा से निपटने को तैयार है। दमकल विभाग के पास स्वचालित वुड कटर मशीन, 2 नाव, 4 रेस्क्यू वाहन, मल्टी यूटिलिटी तथा देवदूत नामक वाहन सहित 18 वाहनों की फौज है। यवतमाळ जिले के बाबुळगाव तहसील के वाटकेट बुजुर्ग
रेती घाट में खाली ट्रक व टिप्पर पर 16 मई को उप विभागीय अधिकारी पुसद ने यवतमाल के जिलाधीश के आदेश पर पुलिस व महसूल के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर छापा मारा। दरमियान पुलिस और महसूल के अधिकारियों ने ट्रक के ड्राइवर तथा क्लीनरों को पट्टा और डंडे दिखाकर धमकाया। ऐसा आरोप ट्रक टिप्पर मालक चालकों ने लगाया। रेती घाट में खड़ी 32 खाली ट्रक तथा टिप्परों पर कार्रवाई की और यह गाड़ियां बाबुलगांव पुलिस थाने में लाई गई। ट्रक टिप्पर मालक जब थाने पहुंचे तो उन्हें आरटीओ ऑफिस जाकर मेमो भरने को कहा गया। ट्रक मालकों ने आरटीओ में जाकर मेमो भरा। इस संदर्भ में आरटीओ ऑफिस यवतमाल द्वारा कार्रवाई पूरी होने की बात कर इसका आदेश का पत्र तहसीलदार बाबुलगांव को दिया गया। फिर भी बाबुलगांव के तहसीलदार ने उनकी गाड़ियां नहीं छोड़ी। इस निम्बाह्य कार्रवाई से तंग आकर ट्रक तथा टिप्पर मालक चालकों द्वारा 4 जून को अपनी मांग का ज्ञापन अमरावती जिलाधीश को सौंपा गया। इस संदर्भ में सुनील रामटेके ने दी अधिक जानकारी। 16 तारखेला यवतमाळ जिल्ह्यातील बाबुळगाव घाटामध्ये 5:01 पुसदच्या एसडीओनी तांगड्यांनी रेड टाकली घाटात। गाड्या आमच्या खाली होत्या आणि त्यांनी 5:01 आणि 5:06 त्यांनी कारवाई सुरू केली। म्हणजे आम्ही सर्व नियमात आहोत, गाड्या आमच्या खाली आहेत तरी आमच्यावर कारवाई केली। त्यांनी मग काय केलं, खाली गाड्या पोलीस स्टेशनला लावा। आम्ही पोलीस स्टेशनला लावल्या। 17 तारखेला कलेक्टरांना भेटलो आम्ही। कलेक्टरांनी सांगितलं माझ्याकडे अहवाल यायचा आहे। 18 तारखेला मग त्यांनी आरटीओचं पत्र दिलं, खाली गाड्या कारवाई काही करता येत नव्हती। आरटीओचा मेमो भरला, जे काही कागदपत्र क्लिअर करायचं आम्ही खर्च केला तरी ते आमच्या गाड्या सोडायला अमरावती शहर को जलापूर्ति करने वाले सिंभोरा डैम के 33 kV लाइन पर पेड़ गिरने से यह लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका असर शहर के जलापूर्ति पर होकर जल वितरण ठप्प पड़ चुका है। अब आगामी 2 दिनों तक शहर में जलापूर्ति बाधित रहेंगी। हालांकि संबंधित 33 kV की लाइन सुधारने का काम प्रारंभ हो चुका है। बीते रविवार की रात तेज आंधी तूफान में सिंभोरा डैम परिसर में स्थित वाटर पंप को बिजली आपूर्ति करने वाले पाइपलाइन पर पेड़ गिरने से यह लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका असर शहर की जलापूर्ति पर हो रहा था, जिसके चलते जलापूर्ति रोक की गई है। इस संदर्भ में जानकारी मिली है कि बिजली के तार पूर्ववत जोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसे आगामी 24 घंटे का समय लग सकता है। जाने माने अक्कलकोट के स्वामी समर्थ की चरण पादुका पालकी दत्त जयंती के दिन निकाली जाती है। यह पालकी 4 जून को बुधवार स्थित स्वामी समर्थ मंदिर में पहुंची है। यहाँ इस पालकी का भव्य स्वागत किया गया तथा पालकी के दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस चरण पादुका पालकी का यह 11वां वर्ष बताया जाता है। बुधवारा केंद्राचे संचालक राजाभाऊ वाघमारे। बुधवारा केंद्र हे आपलं 1983 पासून चालू आहे। अमरावतीत सगळ्यात पहिलं केंद्र। स्वामी महाराज ज्याचा प्रचार प्रसार याच केंद्रातून जास्तीत जास्त झाला आहे। अक्कलकोटची नक्षत्र मंडळाची पालखी गेल्या 11 वर्षापासून आपल्या केंद्रात येत आहे। पालखी दत्त जयंतीपासून तर गुरुपौर्णिमेपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रात फिरते आणि आपल्या केंद्रात दरवर्षी ही पालखी येते। त्यानिमित्त आपण या पालखीचे आयोजन करत असतो। त्यात महाप्रसाद, पालखीची मिरवणूक, त्यानंतर सकाळी दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 तारखेला पालखीची स्वामी महाराजांची मूर्ती आणि पादुका याचा अभिषेक होईल। त्यानंतर ही पालखी समोरच्या मुक्कामी म्हणजे आरवीला 4 जून को सुबह 5 बजे स्वामी समर्थ के चरण पादुकाओं का अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात यह पालकी आरवी के लिए रवाना होगी। भाविक भक्तों ने स्वामी जी के चरण पादुकाओं का दर्शन लेने का आह्वान मंदिर समिति द्वारा किया गया है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।